मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एवरेज चैप्टर की एसएससी जैसी परीक्षाओं में आए हुए सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। यहां पर हम एक चीज स्पष्ट कर दें कि जो मेरे पढ़ाए जब मैंने एवरेज पढ़ाया है, इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने समझाया है, वो अगर क्लास आप नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये सब बहुत सरल हो जाएगा। नंबर 2, बहुत से बच्चों में ये भ्रम रहता है कि एसएससी की अलग मैथ होगी और आपके यूपी ट्रिपल एससी की अलग मैथ होगी, रेलवे की अलग मैथ होगी। नहीं, मैथ की समझ एक ही है। हाँ, थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर हो सकता है, जैसे इसमें एडवांस ज्यादा है तो ये थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ज्यादा नहीं। लेकिन आपको मैथ की समझ विकसित करनी है। अब एवरेज चैप्टर तो सब में रहेगा वैसे ही, तो आपको ये बिल्कुल भ्रम निकाल देना है कि एसएससी के क्वेश्चन हैं तो ये आपके ही काम के हैं, सबके काम के हैं। तो आप जो भी बच्चे हैं, हर बच्चा इन चीजों को समझेगा। जब आप एसएससी सीजीएल स्तर तक की मैथ की लक्ष्य रखोगे तो फिर कोई भी कंपटीशन आएगा उसमें आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को लगा दोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट में समझाया वो आपको मैं एक बार बता दूं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है। मैंने इस चैप्टर में आपको बताया था कि औसत शब्द की सही समझ ही पूरे चैप्टर को हल करवा देगी, और आप इस चीज को देखना। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि औसत शब्द का मतलब क्या होता है। औसत शब्द का मतलब होता है अगर कोई 10 लोग हैं, उनके रुपयों को बराबर किया जाए, अगर प्रत्येक में 25-25 आ जाता है तो इसका मतलब हुआ एवरेज उनका 10 लोगों का कितना है, 25। अर्थात रुपए बराबर है नहीं, जब ले दे के बराबर किया गया एक दूसरे को तो 25-25 है, तो एवरेज है 25। दूसरे संदर्भ में इसको हम ऐसे समझ लेंगे, अगर कोई 10 लोग हैं और उनका एवरेज 25 है तो इसका मतलब है 10 लोग बैठे हैं 25-25 के साथ। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, बैठे उस स्थिति में जब बराबर किया गया है। वास्तव में ये 25 से किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, लेकिन अगर बराबर किया जाएगा तो वो सबके हिस्से में 25-25 आएगा। तो अगर कहीं भी कहे 10 लोगों का एवरेज 25 है तो आप कहिए 10 बैठे 25-25 के साथ। इसके साथ एक तीसरी चीज भी समझ में आती है, अगर कहता है 10 लोगों का एवरेज 25 है तो इसका मतलब हुआ 10 बैठे 25-25 के साथ, तो योग दिखता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे सवाल लग जाते हैं। तो योग दिखता है 10 बैठे 25-25 के साथ, यानी कि टोटल हुआ 250। इस प्रकार से योग बड़ा काम का है। ज्यादातर सवालों में योग दिखने लगता है जब हम सवाल लगाते हैं, लिख के लगाते हैं, मौखिक लगाते हैं वो लगा ही देते हैं, लेकिन जो लिख के लगाते हैं उनमें सब में योग की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादातर क्वेश्चंस में योग की आवश्यकता पड़ती है। भाई 10 लोगों का एवरेज 25, इसका मतलब 10 बैठे हैं 25-25 के साथ, अर्थात उनका 10 का योग कितना है, 250। तो इस प्रकार इन बातों को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। और जो भी सवाल लगाएंगे ज्यादातर हम 2 मेथड से आपको बता देंगे। एक जो बिल्कुल अनुभव करने वाला होगा गहराई में जाके, दूसरा जो आपका सभी बच्चे ज्यादातर लगाते हैं वो भी बेस्ट है। दोनों अपने में महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, जहां आवश्यकता होगी ज्यादातर हम दोनों से बता देंगे, वैसे एक से भी कुछ बताएंगे। तो लिखा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल समझिए, लिखा पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं 4 हैं, A B C D। अब क्या कहा? पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का दुगना है। एक तो ये बात कही, और कहा यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 है। जब उसने कहा उन सभी संख्याओं का औसत 12 है तो आपके दिमाग में आया कि वो चारों संख्याएं 12-12 हो सकती हैं, यानी कि 12 चौक 48, यानी कि योग तो दिखता है इनका 48 है। योग तो दिखता है 48 है। तो ये तो बात हो गई कि ए बी सी डी का योग 48 हो गए, तो क्लियर है। लेकिन अब देखिए, इसको हम 2 प्रकार से बताएंगे। एक जैसे जो सामान्यतः लोग लगाते हैं, देखिए कैसे। उसने कहा कि
यदि पहली संख्या का औसत चौथी संख्या का, यदि पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का दुगना है, यानी कि पहली 3 संख्या ए बी सी, इसका औसत कैसे निकालेंगे? ऐसे ही तो निकालेंगे, सॉरी, इसका औसत ऐसे ही तो निकालेंगे। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या जो है इसका दुगना है। कौन दुगुना है? ये। अगर बराबर करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60। बात क्या निकल के आई? निकल के आई कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d। उसने पूछा आपसे चौथी संख्या, तो आपके क्या निकल के आया? a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d, यानी कि आप जानते हैं इनका योग तो 48 है। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या निकला? 6d, और ये एक d स्वयं है, तो आपका कितना हो गया? 48। 7d बराबर 48, तो d बराबर हो गया 48/7, और यही आपका उत्तर है, दूसरा वाला ऑप्शन सही। बात समझ गए? तो इसमें आपने क्या कहा? पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इनका औसत ये होगा। ये चौथी संख्या का है दुगना, ये दुगना है, तो इसको 2 गुना करेंगे, ये आ जाएगा। ज्यादातर आप ऐसे ही सवाल लगाएंगे, तो और इसको अच्छा भी कहेंगे, अच्छा मेथड है, लेकिन हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। इतना शॉर्ट कि मौखिक इसे लगा सकते हैं, और वो आप, लेकिन उस स्तर तक आप उसी समय पहुंचेंगे जो मैंने आपको इसके जस्ट पहले क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन करवाए हैं। उन क्वेश्चंस को आप समझेंगे जो मैंने आपको बेसिक टाइप में पूरा समझाया है, एवरेज की 12 या 11 क्लास है। तो उनको जब आप समझे होंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए कैसे, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। अब जरा बात समझो, औसत को आपको समझना पड़ेगा। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। पहली 3 संख्याओं का औसत का तात्पर्य क्या है? कि पहली तीनों संख्याओं को आपस में बराबर बराबर बांटा जाए। तो पहली 3 संख्याओं का औसत मतलब पहली 3 संख्याओं के टोटल को तीनों में बराबर बराबर बांटो, तो वो चौथी संख्या से दुगना है। यानी कि पहली 3 संख्याओं का औसत का मतलब है तीनों के पास कुछ बराबर बराबर आप करोगे, और वो चौथी संख्या से दुगना है। अर्थात अगर चौथी संख्या x मान लें तो वो 2x एंड 2x एंड 2x ना होगा। बात शायद समझ में आ गई हो। उसने कहा पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है, हमने माना चौथी संख्या x है। अब पहली 3 संख्याओं का औसत का मतलब क्या? तीनों संख्याएं बराबर बराबर करने पर जो आएगा वही औसत है। तो उसने कहा चौथी संख्या अगर x है तो पहली 3 संख्याओं के हिस्से में 2x 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 ना आएगा। और अगर आपकी ये सोच, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, वैसे तो ऐसे ही लिख देते, d माना x और 2x 6x 7x 7x बराबर 48, तो आपका 7x बराबर 48, तो x बराबर 48/7। और x d का मान क्या है? d का मान हमने x माना था, तो यही है आपका d बराबर 48/7। बिल्कुल आप वैसे ही लगाते हो, लेकिन सोचिए जिस दिन आप ज्यादा मैथ समझ जाओगे, आपकी आदत बन जाएगी, उस दिन तो ऐसा ही कर दोगे। भाई क्यों कर दोगे? आप कहोगे जो तीनों का औसत है चौथी संख्या का दुगना है, और तीनों का औसत का मतलब तीनों को हिस्से में बराबर बराबर आए। तो हमने मान लिया चौथी संख्या x है, तो आप तीनों का औसत तो 2x 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 होगा। औसत का मतलब तीनों के हिस्से में आए, तो 2x एंड 2x एंड 2x, और चौथी हमने x मान लिया बराबर 48, तो 7x बराबर 48, तो x बराबर 48/7, और यही आपकी चौथी संख्या है। बात समझ गए? तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी क्या है? बताइए, बात को समझो। राम जो है और उसके बच्चे, मान लीजिए 2 बच्चे हैं ए और बी, इनकी औसत आयु है 16 वर्ष। इसको भी हम 2 तरीके से आपको समझा देते हैं। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, इसका मतलब है राम और उसके 2 बच्चे, 3 लोग, अगर उनकी औसत का मतलब बराबर बराबर किया जाए तो 17 17 तो 51 आएगा। तो इसका योग कितना हुआ?
51 हुआ। और कहा जब पत्नी बैठे किसके साथ, बच्चों के साथ, तो पत्नी के लिए W रख लें। अब राम नहीं बैठा है, अब उसके दोनों बच्चे वही हैं और पत्नी अगर बैठे तो एवरेज 16 है। 16 का मतलब तीनों के हिस्से में 16 16 आएगा, यानी कि 16 3 48। अब आप समझिए, क्योंकि ये बच्चे अब हर जगह शार्ट कर सकते हैं। अब कोई लगाने वाला होगा, ऐसे भी कुछ लोग लगवा देंगे कि इसको इससे घटाने पर ये कटेगा R-W बराबर इतने, वो भी करवा देंगे। लेकिन मैं उसकी सलाह नहीं देता, हम आपको समझने की सलाह देते हैं। भाई ए बी दोनों बच्चों की उम्र तो जितनी इतनी है उतनी ही इसमें है, तो ये ज्यादा 3 क्यों है? ज्यादा 3 इसलिए है क्योंकि यहां राम बैठा है, और यहां 3 कम क्यों है? क्योंकि यहां वाइफ है। निष्कर्ष निकला कि जो वाइफ है राम से 3 वर्ष कम है। बात समझिए, वाइफ जो है राम से 3 वर्ष कम है, अर्थात और राम की दी है 33 और राम की अगर दी है 33, तो यानी कि वाइफ की कितनी आएगी? उम्र 30। बात समझ? भाई दोनों बच्चे तो यहां भी बच्चे, दोनों बच्चे यहां भी बैठे हैं। यहां राम उनके साथ है तो टोटल आया है 51, और जब वाइफ उसके साथ है तो 48। 3 कम क्यों? इसका मतलब है क्योंकि बच्चों की उम्र तो दोनों में समान है, तो इसका मतलब है राम 3 वर्ष ज्यादा। अगर राम 33 है तो वाइफ 30 होगी। अगर वाइफ का दिया होता तो हम राम का निकाल देते हैं। बिल्कुल अच्छा है, बेस्ट है, आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको भी और सोच के लगा सकते हैं। देखिएगा, मैं इसलिए मैं क्यों बता रहा हूं ये सब चीजें, क्योंकि आपको गहराई में ले जा सकूं, औसत की वो समझ तक आप पहुंच सकें जहां तक लोग सोचते नहीं हैं। तो चलिए आप सोचिए कि राम जब अपने, आप कुछ नहीं लिखेंगे, राम अपने जब 2 बच्चों ए और बी के साथ बैठा है तो 17 है उसका औसत, और जब वाइफ उसके 2 बच्चों के साथ ए और बी के साथ बैठी है तो एवरेज है 16। तो आपको 51 नहीं करेंगे, 48 नहीं करेंगे, आप समझते हैं जब राम बैठा है तीनों के साथ तो 17 17 17 है, और जब वाइफ बैठी है दोनों के साथ तो 16 16 16 है, यानी कि एक एक भाई तीनों में कम है ना, तो यानी कि अंतर कितने का? 3 का। आपको ऐसे दिखेगा, कोई जरूरत नहीं 17 से 51 करने की और कोई जरूरत नहीं 16 से 48 करने की। आपको समझना है, जब राम और 2 बच्चे दोनों बैठे हैं तो 17 17 17 हिस्से में है, और जब वाइफ और दोनों बच्चे बैठे तो 16 16 हिस्से में। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा कि 3 वर्ष का अंतर है, क्योंकि औसत का मतलब जानते हो समय बट जाता है, तो 3 वर्ष का अंतर है। चूंकि बच्चे तो वही हैं, तो इसका मतलब है राम ज्यादा है वाइफ से 3 साल, तो राम की 33 है तो वाइफ की 30 होगी। अब इसमें क्या किया हमने? इसको 17 से 51 भी नहीं किया, 16 से 48 भी नहीं किया, ऐसे ही समझ गए। कहने का यह मतलब कि क्वेश्चन देखेंगे और लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी और दूसरी और तीसरी से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन, इस टाइप के इसमें 5-6 क्वेश्चन है मुझे लग रहा। हम सबसे पहले बता दें, औसत तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये टाइप जो है क्वेश्चन का, इसमें मैं एक चीज आपको समझाऊंगा और पूरी मैथ में वो चलेगा कि एक दूसरे पर संख्या आश्रित होती है। जैसे 3-4 संख्या दी है तो उनमें ऐसा संबंध दिया होगा, तो हम माने किस हिसाब से, तो उन चीजों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली से दुगनी और तीसरी से तिगुनी। कितनी संख्या है? संख्याएं हैं 3। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली से दुगनी और तीसरी से, मतलब 3 गुनी, यानी कि दूसरी संख्या का ही इससे भी संबंध दिया है, इससे भी संबंध दिया है। देखिएगा, उसने कहा 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। यही तो कहा। अब हम चूंकि आपको पूरा सिस्टम समझाएंगे, वैसे तो मौखिक दिखता है, लेकिन हम आपको समझा दें वो बेहतर होगा। तो चूंकि इससे ही इसका भी रिलेशन है, इससे भी इसका रिलेशन, तो सबसे पहले हम ऐसी जगह इसको मानेंगे यक्स। इसको यक्स मान लिया, हम पूरी बात समझा रहे हैं आपको। एक्स मान लिया तो कहा दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी। अब ये जो है पहली से 2 गुनी है, तो अब इसको या तो भाई क्या मानो, x/2 मानो,
जब x बटे 2 मानोगे तो इसका 2 गुना करोगे, या ऐसे ही समझ लो ये आधा x है, ये x है, तो इसकी ये 2 गुनी नहीं है। और कहता तीसरी संख्या से 3 गुनी है तो इसको मानो x/3। ये एक आसान तरीका है, और जब आप समझ जाते तो कुछ नहीं रह जाता, ये कुछ नहीं मानना। तो ये x है, ये x/2 है, ये x/3 क्यों मानी? क्योंकि इससे ये 3 गुनी है, तो x/3 इसका जब 3 गुना करोगे तो 3 3 कट जाएगा, तभी तो x आएगा। या ऐसे ही समझ लो x/3 का 3 गुना x होता है। अब क्या होता, अगर आप ऐसा मानते हो तो जो नीचे हर होता है इसके एलसीएम से सब में गुणा कर देते हैं, तो आएगा 2 या 6 एलसीएम आएगा, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 3x आएगा, इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, इसमें 6 से गुणा करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 2x आएगा, इसमें भी 6 से गुणा किया, इसमें भी 6 से गुणा किया, तो ये कट गया। बात समझ गए? तो इस प्रकार से आपकी संख्या आई, एक 6x आई, दूसरी 3x आई, और ये 2x आई। एक बात सोचिए, अगर आप समझदार होते तो एक बार इसको 2 गुनी होना था, एक से इसको 3 गुनी होना था, तो 2 3 दोनों का गुणनफल जो है, चाहे उसका एलसीएम कह लीजिए, तो वो हम मान लेते, क्योंकि 6x जब मानेंगे तो इसका भाई 2 गुना इससे होना है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा होना चाहिए 3x, इसका 2 हो गया, और इसका चूंकि 3 गुना होना चाहिए तब भी हो जाएगा। तो आप जब अच्छी जिनकी समझ है, या आप भी समझदार हो जाएंगे, तो ऐसे ही मानोगे, इसको डायरेक्ट 6x मान लोगे, क्योंकि एक का 3 गुना होना है, एक का 2 गुना होना है। बात समझ के? वैसे ये सबसे सही है। तो इस प्रकार से हम मान लेंगे कि एक संख्या आपकी है 6x, एक है आपकी पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी, ये आपकी 3x है, और ये आपकी 2x, और तीसरी से तिगुनी है, आपको दिखता होगा। तो ये संख्याएं मानने का, इन सवालों में सिर्फ यही है कि मानोगे कैसे। अब कुछ नहीं सवाल में, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या बताइए। अब तीनों संख्या का औसत 44, तो मैंने बताया था शुरू में कि योग दिखता है, तीनों संख्याओं का औसत 44 का मतलब 44 44 तीनों बैठी हैं, तो आप चाहे 44 गुणे 3 कह लो, या 44 3 बार होगा जितना। तो इस प्रकार से आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, उसको कर दोगे 44 गुणे 3 के बराबर, मतलब 44 44 44 तीनों है, तीनों का औसत 44 है, मतलब सब 44 44 44, मतलब 132। लेकिन गुणा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 11x बराबर 44 इंटू 3, 11 चौक 44, x बराबर 4 तिया 12। जब x की वैल्यू 4 तिया 12 आ गई तो उसने पूछा बड़ी संख्या बताइए। भैया बड़ी संख्या थी बीच वाली 6x जिसे कहते हैं, तो 6x की वैल्यू क्या होगी, x की जगह रखेंगे 12, तो 12 छंग 72, यही आपका उत्तर है। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। बात समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन में मानना है कि कैसे हम मानेंगे, फिर आप उसके बाद योग दिखता है, तो चाहे हम योग लिखते 44 44 44 3 बार, या 44 की 3 से गुणा कर दी, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, 3 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें पहली संख्या दूसरे की दुगनी, संख्याएं इसमें भी 3 है। 3 संख्याओं का औसत 40 मतलब योग बता दिया 120, पहली संख्या दूसरे की दुगनी, अब पहली संख्या निर्भर करती दूसरे पर, और दूसरी संख्या तीसरे की तिगुनी है, ये इस पे निर्भर करती है। तो ऐसे सवालों में देखिए, ये इसकी 2 गुनी है, इसका मान पता होगा तभी तो इसका पता होगा, और ये इसकी 3 गुनी, जब इसका पता होगा तभी तो इसका पता होगा। अर्थात ये इस पे आश्रित है, इस पे आश्रित, तो इसका मान अगर x मानो तो ये इसकी 3 गुनी है, तो इसको 3x मानो, और ये इसका 2 गुना है, यानी कि इसको 6x मानो। अब तीनों संख्याएं आपने मान ली, और तीनों संख्याओं का योग तो ऑलरेडी दिया है, क्योंकि औसत 40 है, 40 40 40 120, तो इसका योग आएगा 120, तीनों को जोड़ लेंगे आएगा 10x बराबर 120, x बराबर कितना आएगा 12। अब x बराबर 12 आ गया, तो उसने पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या ये, तो आप अंतर ही तो निकालना है। तो अंतर देखो, ये आपका 6x और ये x 5x आया। अब x की वैल्यू अगर है कितनी 12, तो
तो रखेंगे x की जगह पर 12, गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। भाई अंतर 6x और x अंतर 5x, अंतर ही पूछा है तो 5x की वैल्यू क्या होगी? x अगर 12 है तो 5x मतलब 12 पंचे 60। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ये संख्या आएगी 12 छंग 72, ये आएगी 12, तब भी वही आएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि हम माने कैसे एक दूसरे पर जब आश्रित हो। अगला सवाल है, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी और तीसरी संख्या पहले की 3/4 है, तीनों का औसत। तो देखिए, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। अब सोचिए संख्याएं कोई हैं 3। मैं नीचे बुक से देख रहा हूं, थोड़ा छोटा लिखा है इसमें। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की तिगुनी, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की तिगुनी, पहली की तिगुनी और तीसरी संख्या पहले की चौगुनी। तो दूसरी संख्या भी इसी से संबंधित है, तीसरी संख्या भी इसी से संबंधित है, तो इसको मानिए यक्स। लिखा, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी। तो पहली अगर यक्स है तो ये हो गया 3x। यही तो कहा कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। और तीसरी संख्या पहली की 3/4, अब इसकी 3/4 होगी तो यक्स है, इसका 3/4, यही तो होगा। तो इस प्रकार से आपने संख्याएं मान ली। अब इस प्रकार से जब संख्याएं मान ली, बात समझ गए? इसमें कहा तीन संख्याओं में दूसरी पहली की 3 गुनी, दूसरी जो संख्या पहली की 3 गुनी है और तीसरी जो संख्या पहली की 3/4, तो दूसरी भी पहली से संबंधित है, तीसरी भी पहली से संबंधित है, इसलिए यक्स आपको पहली वाली माननी होगी। इसी को सबसे पहले मानेंगे, इसका 3 गुना इसको कर देंगे और इसका 3/4 गुना इसको कर देंगे। अब हमने कहा नीचे अगर आए तो इसको हटाना होता तो सब में 4 से गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा 4x, इसमें 4 से गुणा करोगे ये 12x आ जाएगा, इसमें 4 से गुणा करोगे 4 4 कट जाएगा 3x। इस प्रकार से आपकी संख्याएं कौन कौन हो गई? 4x, 12x और 3x। अब क्या कहा? उसने कहा यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 हो, तीनों संख्याओं का औसत 114। यहां औसत चैप्टर का कुछ नहीं है, सिर्फ औसत बता के आपको योग बता रहा है। तीनों संख्याओं का औसत 114 हो, 114 का मतलब 114 114 114 तीनों है, तो 114 गुणे 3 कर दीजिए। बेशक आप जोड़ के कर सकते हैं 314 342, लेकिन क्या करना, तो हमको इनका योग पता हो गया कितना है। अब इसका योग करेंगे तो 12 19 x बराबर 114 गुणे 3, तो 19 छक्का 114, तो x बराबर कितना आया? 6 3 18, x बराबर आया 18। अब आपसे उसमें पूछा क्या है? उसमें पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या भैया थी ये आपकी 12x। अब सोचो 12x की वैल्यू क्या होगी? x की जगह पर जब 18 रखोगे तो 12 गुणे 18 होगी ये संख्या। इसका मान कितना आएगा? 18 की 10 से गुणा करो 180 और 18 दूनी 36, 216। तो ये उत्तर आएगा, ये संख्या कितनी होगी? 216। ऑप्शन आपका सही है दूसरा वाला। बात समझ गए? मुझे किताब से देखना पड़ता है तो बाद में क्वेश्चन लगता है तो आपको वहां दिखेगा। तो 216। बात समझ गया ना भाई? जब आपने संख्याओं को निर्धारित कर लिया कि संख्या इस हिसाब से मानेंगे, फिर सवाल में कुछ नहीं रह गया, क्योंकि योग दिया है और योग के बराबर किया तो x की वैल्यू 18 आई। अब हमको पता है दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या वो 12x है, तो x की वैल्यू जब 18 रखेंगे तो 18 12 की गुणा कितनी आएगी? 216। अगला क्वेश्चन, लिखा है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की चौगुनी और तीसरे की तिगुनी। अब फिर कहा देखे, अब इनको देखे, आज समझ लीजिए कैसे संख्याएं मानी जाती हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की चौगुनी और तीसरे की तिगुनी। पहली संख्या ही दूसरे की चौगुनी और तीसरे की तिगुनी, यानी कि इसी का संबंध इससे भी है, इसी का संबंध इससे भी है, तो इसको ही मानेंगे, इसको x मानेंगे।
तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की चौगुनी, जो दूसरी है उसकी 4 गुनी है। अब तो क्या करें, हमने क्या बताया था साधारण चीज, ऐसे तो बताया था x/4 मान लेंगे तो x इसका चौगुना नहीं है। और तीसरे की, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की चौगुनी और तीसरे की तिगुनी है। जो तीसरी संख्या इसकी 3 गुनी है तो x/3 मान लें, तो इसकी भाई 3 गुनी हुई, आप गुणा करके 3 से देख लीजिए x आएगा, इसको 4 गुनी 4 से गुणा करके देख लीजिए x आएगा। अब ऐसे जो समझ रहे हैं समझते हैं। तो इस प्रकार से संख्याएं मान ली। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसका नीचे का इसका हर हटाना है तो इसके एलसीएम से सब में गुणा कर दें तो एक कट जाएगा, तो 4 3 12, 12 होगा एलसीएम। इसमें गुणा करेंगे 12x आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 12 में 4 कट जाएगा, 3x आएगा। इसमें 12 से गुणा करेंगे 3 से काटेंगे 4x आएगा। और आप अगर ज्यादा मैथ आ जाएगी आपको तो आप ऐसे ही मान सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि एक बार 3 गुनी होनी, एक बार 4 गुनी है, तो आप 12x मान लेते, फिर एक 3x आ जाती, एक 4x आ जाती। तो संख्याएं तीनों हो गई। इसके बाद अब एवरेज का सिर्फ उतना ही है कि इनका योग दिया है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 हो तो तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का औसत 95 का मतलब तीनों संख्याएं 95 95 95 हो सकती है अगर बराबर किया जाए, अर्थात उनका योग 95 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़िए तो आएगा 19x, 19x बराबर आएगा 95 गुणे 3, 19 5 95, x बराबर कितना आया, x बराबर 15 आया। x बराबर 15 जब आ गया तो तीसरी संख्या कितनी है, तो भैया तीसरी संख्या ये तो कही थी, नहीं सॉरी, तीसरी संख्या आपकी ये थी, ये। अब यहां क्योंकि हमने तो ये इसके बराबर किया ना, वो तो उसको मानने के लिए अब आपको करना पड़ा, तो संख्या तो ये है, यहां तो हमको हिसाब लगाने के लिए लिखना पड़ा, अंततः तो संख्या हम ये माने हैं। तो ये 4x है और x की वैल्यू अगर 15 है तो सोचिए 4x की वैल्यू कितनी होगी, 60। यही तीसरी संख्या है, ऑप्शन आपका सही है दूसरा वाला। बात समझ गए। तो आपने क्या सीखा, मानना कैसे है। जब एक ही संख्या का दोनों संख्याओं से संबंध हो तो पहले हम मानेंगे उस संख्या को जिसका दोनों से संबंध है, क्योंकि इसको मान के ही तो दोनों को निर्धारित करेंगे। और फिर क्या करना है, आसान करना है तो इसके हर को हटा देना है एलसीएम से गुणा करके। और आपने पिछले सवाल में एक में देखा ये इस पे आश्रित, ये इस पे आश्रित, तो इसको सबसे पहले मानेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अकेले में बैठ के बातों को समझना पड़ेगा, यही मैथ है। तो अगला क्वेश्चन, ए बी और सी का औसत वजन 45 किग्रा है। ए बी सी का औसत वजन, ए बी सी का औसत वजन 45। अब औसत का मतलब बता दिया कि तीनों के हिस्से में 45 45 आ जाएगा, अर्थात इसका योग उसने दे दिया 45 3 135। हाँ, वैसे भी लिख सकते 45 गुणे 3। अब इसने कहा कि यदि ए और बी का औसत भार 40 किग्रा है। अब उसने कहा ए और बी का औसत भार कितना है, 40, मतलब दोनों के हिस्से में 40 40 80 योग आएगा, योग दिखता है। तीसरा उसने कहा बी और सी का औसत 43 है, तो बी और सी का अगर औसत कहे 43 43 का मतलब दोनों का 86। अब आप कहिए ए बी सी का औसत 45 किग्रा है, मतलब 135 हो गया। ए बी का औसत वजन 40 है, मतलब दोनों का 80 होगा योग, और बी सी का 43 औसत है तो यानी कि मतलब 86 होगा। तो बी का वजन बताइए। अब इसमें आप सोचिए, एक ये आप समीकरण मानिए, हम आपको हल नहीं करवाने जा रहे कतई, ये 2 समीकरण ये हैं, अगर इनको हम जोड़ दें तो 8 8 16 160 166 आएगा। अब अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या जानते हो, a प्लस बी प्लस सी, एक बी फालतू है, मतलब इन दोनों को जोड़ें तो a एक बार है, c एक बार है, b 2 बार है, यहां भी एक बार है, अर्थात देखा जाए तो b इसमें फालतू है। और इसी b की यहां भी 2 बार जुड़ा है। अब इसी b की वजह से ये इससे कितना ज्यादा पड़ गया, 135 165 होता तो 30 31, यानी कि 31 फालतू है। 31 क्यों फालतू है, क्योंकि b एक बार ज्यादा जुड़ा है, यानी कि b का मान कितना है, 31। तो उसने दूसरी संख्या पूछी होगी, हाँ b ही कहा है, b का वजन कितना है, 31 है। बात समझ गए, b का वजन कितना है, 31 है। भाई क्यों, क्योंकि जब a b c तीनों बैठे तो 135,
ए बी बैठे तो 80, बी सी बैठे तो 86। अब सोचिए इनको अगर एक में जोड़ दें तो बी 2 बार आ जाएगा, 166 आ जाएगा, 135 से कितना ज्यादा 31। क्यों ज्यादा? क्योंकि बी 2 बार, तो बी का मान कितना है 31। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लग जाएगा। सभी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से लगा देंगे। हर क्वेश्चन आपको एक समझ विकसित करने के लिए मौका देता है। अब ये आप पर है कि उसका यूज कैसे करते हो और वास्तव में क्या होना चाहिए। हमें कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, हमें एक दृष्टि हर चीज में, जीवन में भी ऐसा ही है, लाइफ को कैसे जीना है उसमें भी यही सब है। आप एक आदत बनाइए, आप एक सिस्टम बनाइए और उसी के अनुसार आगे बढ़िए। आपको जीवन बहुत सरल लगेगा, कुछ भी आपको शॉर्टकट अपनाना नहीं पड़ेगा। और फिर वो ऐसी समझ आपकी विकसित होगी कि शॉर्टकट तो आपके बहुत कठिन हो जाएंगे, आप देखोगे चीजों को हल कर दोगे। तो ऐसा ही गणित है। अगला क्वेश्चन, ए और बी की औसताई 200 रुपए है, सी और डी की औसताई 250 है, ए बी सी डी की औसताई बताइए। भाई ए और बी दोनों की औसताई उसने बताई कितनी है? 200 रुपए है। अब इसको तो हम मौखिक कर सकते हैं। और दूसरा कौन है? सी डी, सी और डी की औसताई कितनी है? 250 है। अब उसने कहा कि सबकी मिला के औसताई बताइए। तो आपको यह बताया कि जब दो ये अलग अलग बैठे थे तो दोनों के हिस्से में 200-200 आता था। अब जब सी और डी बैठे थे तो इनके हिस्से में 250-50 आता था। अब ये कहता इन चारों को मिला के बता दीजिए औसताई, मतलब चारों को बराबर बराबर बैठा दीजिए। तो क्या करना चाहिए? ये 200-200 के साथ दोनों बैठे हैं, ये 250-250 के बाद बैठे हैं। आप समझदार हैं, आप कहोगे आप 25-25 इनको दे दो, तो 225-225 के साथ ये बैठ जाएं और 25 इसको दे दे, 25 इसको दे दे। यही तो मतलब हुआ। अगर हम आपको समझाने के लिए, अगर औसत का मतलब क्या है? ए बी का औसत 200, मतलब ए के हिस्से में 200, बी के हिस्से में 200। सी डी का औसत 250, इसका मतलब 250-250 सबका, इन चारों का औसत बताइए, मतलब चारों को एक साथ बताइए बराबर करके। तो इसका 25 इसको दिलवा दीजिए, इसका 25 इसको दिलवा दीजिए, सब बैठ गए 225 के साथ। तो औसत कितना हो गया? 225। बात समझ गए? तो इस प्रकार से बातों को आप समझ सकते हैं। मौखिक दिखेगा, कुछ नहीं है लिखना आपको। आपको होगा ए बी 200-200 के साथ बैठे और सी डी 250-250 के साथ बैठे, तो आपको हो गए कि 25-25 दे देना, तो अब सब 225-25 के साथ हो जाएंगे और आप सवाल लगा लेंगे। इसी को हम लिख के भी लगा सकते हैं, जो योग वाला तरीका है उससे भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, ए बी का औसत 200 है, इसका मतलब टोटल हुआ 400। भाई 2 है तो 400 होगा। सी डी का औसत 250 है, मतलब टोटल होगा। अब इनको इन चारों को एक में मिला के बैठाना है, तो टोटल 900 हो गया। 900 कितनी जगह बटेगा? 900 को बांटना है बराबर, भाई 4 जगह बांटना है, तो कितना आएगा? 225। आप कहोगे ये आसान, लेकिन हम कहेंगे वो भी सोचना आवश्यक है। जहां भी आपको मौका मिले आप बातों को सोचिए। ये आपको लिखने में आसान लगता है, वो तो ऐसे जिस दिन समझ गए उस दिन वो आसान लगा। अरे ठीक है 225 के साथ बैठे, क्या जोड़ें इसमें। तो इस प्रकार से बातें चलेंगी और कोई एसएससी का सवाल नहीं, कोई लेखपाली का सवाल नहीं, सब एक है। मैथ की समझ एक है। और आप सोचेंगे कि इतना छोटा सा हम तैयार करके जाएं। आप यूपी SSS की परीक्षा देने जा रहे हैं, लेखपाली की परीक्षा देने जा रहे हैं, और आप सोचेंगे हम इतना तैयार कर ले लेखपाली के स्तर का, तो सिलेक्शन तो वहाँ सबसे ऊपर वाले का होता है। तो आपको तैयारी SSC CGL स्तर की करनी है, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आज बहुत बच्चे पढ़ने वाले पड़े। आप अगर सोचते हो कि ऐसे कोई पतली किताब लगा के, जो आपके जब वैकेंसी निकलती हैं उसकी आ जाती है, आप यूपी लेखपाल देखे, यूपी SSS देखे, उसकी किताब ला के आप सिलेक्शन ले लें, ऐसा संभव नहीं है। आप मेरे साथ इन चीज़ों को समझोगे, उसके बाद आपको हर जगह, एक जगह नहीं 2-2, 4-4 जगह सिलेक्शन होगा। लेकिन आप भ्रमित मत हो कि हाँ ये इसके लिए, वो उसके लिए। ऐसा सब माहौल बन गया है, थोड़ा बहुत मजबूरी में ऐसा करना पड़ जाता है कि ये इसकी क्लास है, उसकी क्लास, कुछ नहीं। मैथ एक है सबकी। हाँ थोड़ा हो सकता है, अब SSC CGL में ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आने की संभावना कम होती, तो ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़िए। अगर आप लेखपाली की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSS की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आपको इधर के जो अर्थमेटिक के चैप्टर हैं वो तो समझने ही पड़ेंगे, और सिलेक्शन के लिए आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे।
तो अगला क्वेश्चन, विज्ञान की 3 कक्षाएं, ये आपको बाद में हम लगवाएंगे, आखिरी में ऐसा कुछ सवाल जोड़ के लगा आपको बता देंगे, क्योंकि अभी एक एक क्वेश्चन में आपको कुछ अलग से समझानी पड़ेंगी चीजें, वो अभी छोड़ेंगे एक आधे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 50 स्टूडेंट्स, कोई 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। मैंने याद कीजिए आपको एवरेज का जब आपको पढ़ाया है चैप्टर, तो मैंने बताया था जब 2 चीजों को मिला के एक में दे तो उसने सभी विद्यार्थियों का 50 का बता दिया, औसत अंक कितना है 72। अब लड़कों का उसमें बता रहा है, इसमें तो लड़की लड़का दोनों शामिल है 50 में। अब लड़कों का औसत 70 है और लड़कियों का 75 है। लड़कियां ज्यादा मेहनती होती हैं और सच है, जो एवरेज देखा जाए तो खैर वो ज्यादा मेहनत करती हैं। बच्चे भी अच्छे होते हैं, सब अच्छे हैं, कोई उसमें वो नहीं है, हर एक बच्चे में प्रतिभा होती है, बस वो उन चीजों को समझ जाए, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाए। तो ये 70 किसका, बॉयज का, गर्ल्स का कितना 75 और दोनों का मिला के 72। मैंने ऐसे सवाल को कहा था मिश्रण के कॉन्सेप्ट से लगते हैं, जब दोनों को मिला के दे दे फिर अलग अलग दे, और औसत भी एक दर है, तो इसलिए औसत क्या होता है, औसत होता है योग बटे संख्या। संख्या जो भी संख्या हो, बच्चे हैं, बॉयज हैं, जो भी है। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा। हमने बताया था ये 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बीच में होगा, औसत जो होगा दोनों का मिला के, वो इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। एक मतलब 1 से छोटा 1 से बड़ा, बीचों बीच नहीं कहने का मतलब है। तो यानी कि ये अनुपात अच्छा काहे का निकलता है, ये अनुपात उसी संख्या का निकलता है, जो नीचे संख्या होती है उसी संख्या का निकलता है। ये हम जब आपको मिश्रण चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। तो ये बॉयज अगर 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं, मतलब बॉयज अगर 3 हिस्से हैं तो गर्ल्स 2 हिस्से हैं, तो टोटल हैं कितने, टोटल हैं 50। तो 50 के कितने हिस्से कर दीजिए, 3 हिस्से इधर रखने, 2 हिस्से इधर रखने, 5 हिस्से कर दीजिए तो 10-10 पड़ेगा। तो 10-10 पड़ेगा, 3 हिस्से हो गए 30 और 2 हिस्से हो गए 20। उसने क्या पूछा, उसने पूछा है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़के हैं ये, लड़के हैं 30। ऑप्शन आपका सही है चौथा। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से चीजों को कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है। और आप मेरे साथ अगर ऐसे ही पूरी मन से, पूरी एकाग्रता से, पूरी गंभीरता से अगर मैथ को समझते रहेंगे, तो कुछ ही महीने में मैथ के आप उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। और जिन बच्चों की मैथ पहले से अच्छी है, वो अपने को उस स्तर पर सोचेंगे कि हाँ, उन्हें तो सिर्फ एक थोड़े से मार्गदर्शन की जरूरत थी, क्योंकि वो अपने आप भी बहुत चीजें सोचते हैं और वो भी बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, सभी संख्याओं का औसत। बड़ा आसान है। संख्याएं कितनी है, पहले संख्याएं हैं 20, इनका औसत कितना है, औसत है 30, बात समझिएगा। और अन्य संख्याएं 30 हैं, अन्य 30 संख्याएं, उनका औसत कितना है, उनका औसत 50 है। अब कहा तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। इसमें भी भाई 20 का एक ग्रुप बैठा है, उसका औसत 30 है, 30 का एक ग्रुप बैठा है, उसका औसत 50 है। अब कहता है सबको मिला के बताइए। तो इसके हमने 2 मेथड आपको बताए थे। एक तो आप सोचिए कि 20 लोगों का औसत 30 है, यानी कि टोटल दिखता है 600, और 30 बैठे हैं 50-50 के साथ, यानी कि टोटल दिखता है 3×5 = 1500। तो अगर इनको सबको मिला के बताना है तो टोटल देखिए कितना हो गया 2100। और कितने से भाग देना है भाई, टोटल हो गए 50, तो 50 से भाग देना है। अगर 100 से भाग देते तो 21 आता, तो 50 से भाग देंगे तो 42 ना आएगा। सोचिए, हर जगह पर मैथ क्या है, मैथ में हर जगह पर आपको दिमाग लगाना है। आप सोचिए 2100 को अगर 100 से भाग देते तो 2 जीरो कट के 21 आता, तो 50 से भाग देंगे तो 42 ना आएगा। आप भाग दे के देख लीजिए, यही आएगा। तो इस प्रकार से आपका औसत आ गया 42। अब इसको आप मौखिक भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे,
मौखिक भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, ये तो समझ में आ गया कि भाई 20 लोगों का टोटल दिखता है, 30 लोगों का टोटल दिखता है, सबको मिला के बैठाना है, तो टोटल 2100 हो गया, 2150 में बराबर बराबर बांट देना है। अब मौखिक कैसे दिखता है? भाई 20 लोग तो बैठे थे 30-30 के साथ। आप सोचिए समझदारी क्या है, आपको 50 लोगों को बराबर बराबर बैठाना है। ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता कैसे आप करते हैं। तो आपने कहा 20 तो बैठे ही 30-30 के साथ हैं, तो इनसे कहा भैया आप भी 30 बैठ जाओ 30 के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी 30 के साथ बैठे हैं, तो ये भी 30 के साथ बैठ गए। तो प्रत्येक से कितना मिला? 20। और 20 मिला कितने लोगों से? 30 लोगों से 20-20 मिला, यानी कि 600 मिला। बात समझ रहे हैं? ये 20 लोग बैठे थे 30-30 के साथ। एवरेज का ही तो मतलब है 20 लोगों का एवरेज 30 है, इसका मतलब तो यही सब 30-30 के साथ बैठे हैं। अब 30 बैठे हैं 50-50 के साथ, यही तो एवरेज का, इसका मतलब है आपको सबको बराबर करना है। तो आपने कहा भैया 30 लोग जो हो आप भी 30 के साथ बैठ जाओ 30-30 के साथ, तो प्रत्येक से 20-20 मिलेगा, 30 से 20-20 मिलेगा तो 600 मिलेगा। तो अब ये 50 बैठ गए 30-30 के साथ। अब जो 600 मिला है उसको 50 में बांट दीजिएगा। अब हम फिर कहेंगे अगर 600 को 100 में बांटना होता तो 6 मिलता, और 50 में बांटना तो 12 मिलेगा। यानी कि 30-30 के साथ पहले बैठे थे, अब जो फालतू था 600 वो सब में बराबर बराबर बांट दिया गया, 12 बराबर मिल गया, अर्थात अब सबके पास हो गया 42-42, यानी कि सबका मिला के जो औसत हो गया वो हो गया 42। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब आप लोग इन चीज़ों को दोबारा समझिएगा, दोबारा इन सवालों को लिख लीजिए, या एसएससी इसकी जो किताब है, ये बुक है, ये आप देख लीजिए। 95,000 है, एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर्स न किरण का है, 95,000 प्लस है। इसको आप ले लीजिए, आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को लगाएंगे और बड़ी आसानी से आप इनको समझेंगे। आप दोबारा इन क्वेश्चंस को समझेंगे। और उन बच्चों से मेरा निवेदन है जो इसी क्लास को सीधे पहली बार देख रहे हैं, तो वो एवरेज के सभी क्लास आप जाके प्लेलिस्ट में एवरेज के जितने भी क्लास हैं, किसी भी प्लेलिस्ट में आपको एवरेज का क्लास मिले, एवरेज के जितने भी क्लास हैं वो सब देख डालिए, और उसमें भी क्रमानुसार देखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। जब आप सभी क्लास जितने होंगे 10-12, जब आप सभी क्लास देख लेंगे, और आपको एक और बात बताऊं, जो मैं मैथ समझाता हूं इसमें कोई शार्ट्रिक नहीं है, इसमें कोई सूत्र नहीं है, सीधे आपकी समझ। जिस दिन समझ विकसित हो गई, होता बड़ा आसान है। जैसे एक आदमी होता है उसको तैरना नहीं आता है तो उसकी स्थिति बहुत होती, कहीं ज्यादा पानी में आप उसके लिए जीना मरना होता है। लेकिन जिसको तैरना आ जाए उसको क्या कुछ नहीं। तो वो बस एक बॉर्डर है। जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन आपके लिए पूरी मैथ आसान। और जब तक नहीं आता है तो आप प्रयास कीजिए, उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ, अगर मैथ सीखी जा सकती है तो ऐसे ही सीखी जा सकती है, और कोई विकल्प नहीं। आप कितना भी शार्ट्रिक से सवाल लगा लीजिए, आपको मैथ नहीं आ सकती। वो आपको भ्रम होगा कि आपने सवाल लगा लिया, आपने सीखा क्या, आपको अनुभव क्या हुआ, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से, और वास्तव में मैं आप सबके लिए ही प्रयास कर रहा हूं, आप सबके लिए समर्पित हूं। अगर मुझे मैथ में ये सब इतना न होता, अगर इतना बेहतर मैं इसे न समझता, तो शायद मैं आपके बीच आता ही नहीं। क्योंकि मेरी सोच यही है कि मैथ इतनी सरल है तो उसको आप सभी के बीच में लाया जाए, और जो बच्चे इतना मैथ से डरते हैं वो डर को खत्म कर दिया जाए। अब देखिए अब इसमें कितना हम सफल होते हैं, और आप सब जितने भी आप लाभान्वित हो रहे हैं मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप जितने बच्चों को, आप जिन बच्चों को समझते हैं वो बेहतर है, उसको बताइए, उसको सिखाइए। और आप जब दूसरे को सिखाएंगे तो स्वयं आप आगे बढ़ेंगे। तो आप सब इससे लाभ लीजिए और बहुत से बच्चों को इसको शेयर कर दीजिए। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों का लाभ हो जाए, और आप अपने जो भी समझ में आए ना आए, अच्छा लगे खराब लगे, जो भी हो वो लिखा जरूर कीजिए, मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। वास्तव में होता क्या, लाइक एंड कमेंट ये सब क्या होता है, ये हमको प्रोत्साहित करता है कि आपको समझ में आ रहा है।
तो आप लाइक भी कीजिए और जो भी लिखना है लिखिए। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, नहीं समझ में आया तो वो लिखिए, तो उन चीज़ों को लिखिए और आप उन बहुत से बच्चों को शेयर कर दीजिए। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।